हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं आगे रॉबर्ट क्लाइव के आगे के गवर्नर के बारे में बताने जा रहा हूं। और इसी टॉपिक में आएंगे जो जब गवर्नर को गवर्नर जनरल की उपाधि जब दी जाती है। ठीक है, हम रॉबर्ट क्लाइव के आगे कुछ छोटे छोटे गवर्नर बनाए गए हैं जो कुछ ही समय के लिए बनाए गए हैं। जैसे एक स्थानांतरित गवर्नर जो स्थानांतरित गवर्नर जिसका नाम था हालवेल, इनको भी बनाया गया था। हालवेल के समय में ही एक घटना घटती है जिसका नाम होता है ब्लैक होल। ठीक, ब्लैक होल का इतिहास क्या है? देखो, हालवेल ने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई थी कि इन्होंने बनाया था 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना घटी। ठीक, इसका मतलब ये होता है, इन्होंने ये बताया कि 146 जो अंग्रेज कैदी थे, ठीक, 146 जो अंग्रेज कैदी थे उनको 18 फुट लंबा और 10 इंच चौड़ा एक कमरे में बंद कर दिया गया, जिससे उनकी दम घुटने से मृत्यु हो गई। उसमें से सिर्फ 23 लोग बचे थे। इसी को ब्लैक होल घटना के नाम से जाना जाता है। हालवेल के बाद जो अगला वेंस्टार्ड को गवर्नर बनाया गया। कहा जाता है कि जब बक्सर का युद्ध हो रहा था तो उस समय बंगाल का जो गवर्नर था वो वेंस्टार्ड था, क्योंकि इस समय लॉर्ड क्लाइव इंग्लैंड बुला लिए गए थे। ठीक है, वेंस्टार्ड के बाद कुछ ही समय के लिए वेरलेस्ट गवर्नर बनाए जाते हैं। कहा जाता है कि वेरलेस्ट के समय में ही द्वैध शासन बंगाल में पूरी तरीके से लागू हो चुका था। लेकिन इन्हीं के बाद कर्टियर को भी गवर्नर बनाया जाता है और भारत का बंगाल में जो आधुनिक, ठीक, बंगाल में जो आधुनिक भारत का अकाल पड़ता है वो कर्टियर के समय में ही पड़ता है। उसके बाद बात कर लेते हैं गवर्नर जनरल के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक, गवर्नर जनरल जो थे, पहले गवर्नर जनरल जो थे उनका नाम था वारेन हेस्टिंग। ठीक, अभी तक गवर्नर थे, अब गवर्नर जनरल आ गए। देखो, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट जब आया उसी के तहत अब गवर्नर को गवर्नर जनरल की उपाधि दे दी गई। हम सीधा वारेन हेस्टिंग्स के कुछ प्रमुख कार्य के बारे में पढ़ेंगे। जैसे वारेन हेस्टिंग्स ने राजस्व सुधार में काम किया, भूमि सुधार में काम किया, न्यायिक सुधार में काम किया। ठीक, इन्हीं के समय में बनारस की संधि हुई, इन्हीं के समय में फैजाबाद की संधि हुई, इन्हीं के समय में नंद कुमार पर महाभियोग चलाया गया। और पुनः जब वारेन हेस्टिंग्स लंदन गए तो इनके ऊपर भी बर्क नामक व्यक्ति ने इनके ऊपर भी महाभियोग चलाया। ये तो थे कुछ वारेन हेस्टिंग्स के महत्वपूर्ण कार्य। लेकिन उसके पहले हम उनके गवर्नर के बारे में छोटे छोटे पॉइंट है जो एग्जाम के बेस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आइए हम उनको नोट करते चलते हैं। पहले गवर्नर के बारे में नोट करेंगे। ठीक है, क्लाइव के बाद बंगाल का स्थापन गवर्नर हालवेल को बनाया गया। पॉइंट टू पॉइंट नोट करते चलते हैं। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव के बाद हालवेल को स्थापन गवर्नर बनाया गया। आप लोग नोट भी करते चलिएगा। ठीक, इन्हीं के समय में ठीक, हालवेल के ही समय में 20 जून 1756 को, हालवेल के समय में ही 20 जून 1756 को
ब्लैक होल की घटना का जिक्र हालवेल ने किया था। हालवेल ने किया था। तो ये पॉइंट था, ठीक है। अगले वेनस्टाड की बात कर लेते हैं, क्योंकि हालवेल के बाद कुछ समय के लिए बंगाल के जो गवर्नर बनाए गए थे उनका नाम था वेनस्टाड। वेनस्टाड के समय में ही बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है। बंगाल के गवर्नर वेनस्टाड के समय में बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक। एक एक पॉइंट इसलिए लिखा दे रहा हूं क्योंकि इनके समय में यही एक ऐसी घटना ही घटी थी जिसकी वजह से ये लोग चर्चे में थे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वेरलेस्ट, ठीक है। वेरलेस्ट इन्हीं के समय में द्वैध शासन लागू किया गया, ठीक। वेरलेस्ट हो गए। वेरलेस्ट के बाद कार्टियर आते हैं। कार्टियर के समय में, ठीक है, कार्टियर के समय में बंगाल में आधुनिक भारत का अकाल पड़ा था, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सीधा बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में। क्या करेंगे? बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में, ठीक। ये हमारा मेन पॉइंट होगा, ठीक है। बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में, ठीक है। अभी तक तो गवर्नर थे, ठीक। अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत अब इन्हीं गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक। किसके तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद दिया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर को जनरल का पद दिया गया, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। अब बात कर लेते हैं वारेन हेस्टिंग्स की, ठीक। क्योंकि पहली बार बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का जो पद दिया गया, किसको दिया गया? वारेन हेस्टिंग्स को, ठीक। किसको? चलिए, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक। बात कर लेते हैं वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल कब से कब तक था, ये भी जरूरी है, ठीक है। 74 से लेकर के इनका कार्यकाल 85 तक था। कब तक था? 74 से लेकर के इनका कार्यकाल 85 तक था, ठीक है। कब? 1774 से लेकर के 85 तक इनका कार्यकाल था।
समझ गए। चलिए अब बात कर लेते हैं वारेन हेस्टिंग्स के प्रमुख सुधार के बारे में। देखो, वारेन हेस्टिंग्स अब गवर्नर से गवर्नर जनरल बनाए गए, तो हम ये भी कह सकते हैं कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इनको, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। ठीक, कौन बने, वारेन हेस्टिंग्स। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने, वारेन हेस्टिंग्स। देखो, जब कहीं पर किसी को कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो सबसे पहले वो वहां के कार्यों का जायजा लेता है और जायजा लेने के बाद वहां पे प्रमुख सुधार का कार्य करना स्टार्ट कर देता है। उसको ऐसा लगा, ठीक, प्रमुख सुधार, ठीक, वारेन हेस्टिंग्स ने सबसे पहले अपना प्रहार कहां पे किया, राजस्व विभाग पर किया, क्योंकि राजस्व विभाग ही ब्रिटेन सरकार की सबसे बड़ी आय का स्रोत होता था। तब वारेन हेस्टिंग्स ने यह सोचा कि सबसे पहले हमें यहाँ के राजस्व विभाग पर देख रेख करके हमें एक राजस्व बोर्ड का गठन करना चाहिए। ठीक, तब वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, 1772 में, कब, सॉरी, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले राजस्व बोर्ड का गठन किया। ठीक, ठीक, सबसे पहले इन्होंने राजस्व बोर्ड का गठन किया और इन्होंने जो राजस्व बोर्ड, जो राजस्व विभाग जो था सब मुर्शिदाबाद में था, इन्होंने क्या किया, मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित करके इन्होंने कलकत्ता में राजस्व बोर्ड को पुनः स्थापित किया। क्या किया, राजस्व बोर्ड गठन किया। और देखो, राजस्व बोर्ड का गठन इन्होंने 1772 में किया। अब ये बात आती है कि जब 1774 में आए तो 72 में कैसे इन्होंने गठन किया। देखो, कुछ समय के लिए ये पहले गवर्नर थे, गवर्नर जनरल बनाए जाने के पहले ही इन्होंने राजस्व बोर्ड का गठन कर दिए थे। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, 1772। ये दिमाग मत लाइएगा कि इनका कार्यकाल 1774 से 85 है तो 72 में राजस्व बोर्ड का गठन कैसे कर दिया। ठीक है, ये गवर्नर जनरल बनाए जाने के पहले ये गवर्नर बनाए गए थे। जब गवर्नर बनाए गए थे तभी इन्होंने राजस्व बोर्ड का गठन कर दिया था। इन्होंने राजस्व बोर्ड का गठन करने के बाद, ठीक, ठीक है, राजस्व बोर्ड, ठीक, वारेन हेस्टिंग्स ने मुर्शिदाबाद से कलकत्ता को स्थानांतरित कर दिया। ये तो आप लोग समझ में आ गया होगा कि इन्होंने प्रमुख सुधार, सबसे पहली सुधार इन्होंने कब किया, जब ये गवर्नर बनाए गए थे, ना कि गवर्नर जनरल। बार बार मैं बता रहा हूं कि ये मत सोचिएगा 74 से 85 के बीच में ये गवर्नर जनरल बनाए जाने से पहले भी ये गवर्नर पोस्ट पर अपना कार्य कर चुके थे। ठीक है, साफ दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो, हो गया, एक मिनट। ठीक है, चलिए आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब मैं यहाँ सीधा 72 ही लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक, अब बात कर लेते हैं, वारेन हेस्टिंग्स ने सबसे पहले राजस्व बोर्ड का गठन किया। ठीक है, राजस्व बोर्ड का गठन इन्होंने कब किया, 1772 में राजस्व बोर्ड का गठन किया, क्योंकि
जो अंग्रेजों का जो प्रमुख आय का स्रोत था वो राजस्व विभाग ही था। ठीक, अब इन्होंने क्या किया, अब राजस्व विभाग को राजस्व विभाग का बोर्ड तो गठित कर दिया, लेकिन उसके लिए इन्होंने भूमि सुधार भी करना पड़ेगा, तभी तो राजस्व यहाँ से इकट्ठा होगा। तब इन्होंने क्या किया, भूमि सुधार किया। ठीक, भूमि सुधार। अब देखो, भूमि सुधार के अंतर्गत वारेन हेस्टिंग्स ने यह किया कि इसके पहले जो था राजस्व विभाग 5 साल के लिए, ठीक 5 वर्ष के लिए जो भू राजस्व के तहत भू राजस्व को 5 साल के लिए जो पट्टे पर बंदोबस्त के तहत दिया जाता था, इन्होंने घटा करके 1 वर्ष कर दिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, वारेन हेस्टिंग्स ने 5 वर्षीय भू राजस्व बंदोबस्त को 1 वर्षीय भू राजस्व बंदोबस्त कर दिया। ठीक, इनके समझ में नहीं आया था कि भैया 5 साल तक हम भू राजस्व को एक लोग को आवंटित करेंगे तब हमारे पास धन आएगा, तो इन्होंने ये किया कि हर साल इनके पास धन आना स्टार्ट कर दिया और हर साल इन्होंने पट्टे पर देना जमींदारों को भूमि को, ठीक, शुरू कर दिया। तो हम क्या करेंगे, 5 वर्ष भू राजस्व 5 वर्ष के बजाय इन्होंने 1 वर्ष कर दिया। ठीक, अब बात कर लेते हैं, भूमि सुधार भी हो गया। अब बात करते हैं, जब भूमि सुधार भी वारेन हेस्टिंग्स ने कर दिया तो इन्होंने प्रहार किया न्यायिक सुधार पर। ठीक, किस पे, न्यायिक सुधार पर। ठीक, इन्होंने क्या किया, फिर न्यायिक सुधार पर भी इन्होंने कार्य किया। ठीक, इन्होंने वारेन हेस्टिंग्स ने यह किया कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में इन्होंने कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक जज भी नियुक्त किया जिसका नाम था एलिजा एम्पे। उनकी सहायता के लिए इन्होंने 3 जज और नियुक्त किए जिनका नाम था चैम्बर, लिमेस्टर और हाइड। इन तीनों जज को जॉर्ज एलिजा एम्पे की मदद करने के लिए कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट में इनको स्थापित किया। ठीक है, भारत में कहा जाता है कि भारत में न्यायिक सुधार के जन्मदाता किसे माना जाता है। ठीक, ये आपसे क्वेश्चन बनेगा कि भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो भारत में न्यायिक सेवा के जो जन्मदाता है वो वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। आइए इस पॉइंट को नोट भी करते चलते हैं। ठीक है, 1773 के अंतर्गत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सत्रह सौ चौहत्तर में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की और मुख्य जज एलिजा इम्पे को
रिम्पे को बनाया और 3 जजों की नियुक्ति की गई। कौन कौन थे? लिमेस्टर, हाइड, चैम्बर। ठीक, ये तीनों लोग कौन थे? ये सुप्रीम कोर्ट में जज थे। ठीक है, जज थे। ठीक, न्यायिक सुधार के कार्य में इन्होंने ये कार्य किया। ठीक, वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही, ठीक है, बनारस की संधि होती है। कब होती है? 1773 में ही वारेन हेस्टिंग्स के समय में बनारस की संधि होती है और इसी संधि के तहत ही जो नवाब, जो अवध के जो नवाब थे, जिनका नाम था शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला ने 1774 में, इन्हीं के समय में, वारेन हेस्टिंग्स के समय में रोहेलखंड पर अपना अधिकार जमा लिया। ठीक, अपना अधिकार कर लिया। तो इन्हीं के समय में क्या हुआ था? बनारस की संधि। बनारस की, ठीक, क्या हुआ था? इन्हीं के समय में बनारस की संधि हुई थी। इसी संधि के तहत 1773 में, ठीक, कब हुआ था संधि? 1773 में। इसी के तहत अवध के नवाब शुजाउद्दौला, क्या नाम था अवध के नवाब? शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला ने, ठीक, अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने 1774 में, 74 में रोहेलखंड पर अधिकार कर लिया। इन्हीं के समय में, ठीक, अधिकार कर लिया गया रोहेलखंड पर। ठीक, लेकिन इन्हीं वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही फैजाबाद की भी संधि 1775 में की गई। इसी संधि के तहत ही फैजाबाद की जो बेगमें थी, उनके धन की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी और इन्हीं के समय में सुरक्षा को तोड़ते हुए फैजाबाद की बेगमों के धन को भी निकाला गया था। ठीक, और इसी फैजाबाद की संधि के तहत ही बनारस के क्षेत्र में पूरी तरीके से अंग्रेजों का बोलबाला या अंग्रेजों की प्रभुसत्ता को स्वीकार कर लिया गया है। ठीक, क्या करेंगे? बनारस की संधि हो गया, अब हम फैजाबाद की संधि की बात कर लेते हैं। ठीक है, फैजाबाद की संधि। ठीक, चलिए आइए, फैजाबाद की संधि के तहत क्या हुआ गया, क्या किया गया था? फैजाबाद की संधि के तहत ही, ठीक, फैजाबाद की बेगमों की संपत्ति की गारंटी दी गई। ठीक, इसी के तहत ही फैजाबाद की बेगमों की संपत्ति की गारंटी दी गई। ठीक है, और इसी के तहत बनारस पर अंग्रेजों की
प्रभुसत्ता स्वीकार कर ली गई, स्वीकार कर ली गई। ठीक, इतना तो हो गया इन वारेन हेस्टिंग्स के समय के प्रमुख सुधार के बारे में। ठीक, अब बात कर लेते हैं इन्हीं के वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही एक घटना घटती है। उस घटने का नाम है नंद कुमार पर महाभियोग। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि नंद कुमार थे कौन, इसके बारे में समझिए। देखिए, जो नंद कुमार थे ये मुर्शिदाबाद के भूतपूर्व दीवान थे। ठीक, कौन थे? मुर्शिदाबाद के भूतपूर्व दीवान थे। ठीक, ये चाहते थे बंगाल के नवाब मीर जाफर की जो विधवा पत्नी थी जिसका नाम था मुन्नी बेगम। ठीक, इनके अल्प अवस्क पुत्र जिनका नाम था मुबारकुद्दौला। ठीक, इनके संरक्षक के रूप में नंद कुमार कार्य करना चाहते थे। ठीक, इस कार्य को करने के लिए इन्होंने वारेन हेस्टिंग्स को 3.5 लाख रुपए की घूस दिया था। ठीक है, लेकिन जब ये कार्य ना पा सके तब इन्होंने कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट में ठीक है, इन्होंने जब नंद कुमार ने जब वारेन हेस्टिंग्स से जब अपना धन मांगा तो वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया कि नंद कुमार के ऊपर महाभियोग का मुकदमा दर्ज करवा दिया। उस समय कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे से वारेन हेस्टिंग जाल साज करके नंद कुमार को फंसा दिया जाता है और कुछ ही दिनों बाद नंद कुमार को फांसी की सजा दी जाती है और फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है। इस पूरे घटना को न्यायिक हत्या की संज्ञा दी जाती है। ठीक, इतिहास में न्यायिक हत्या की संज्ञा किस घटना को दी जाती है? तो नंद कुमार पर लगाए गए महाभियोग का। ठीक, लेकिन जब वारेन हेस्टिंग्स जब लंदन पहुंचते हैं तो वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर बर्क ने ठीक महाभियोग चलाया, महाभियोग का मुकदमा दायर किया। लेकिन महाभियोग के मुकदमे से ब्रिटेन की संसद ने इनको पूरी तरीके से बरी कर देते हैं। ये तो कुछ थे वारेन हेस्टिंग्स के प्रमुख कार्य। आइए बात कर लेते हैं नंद कुमार पर महाभियोग। ठीक है, नंद कुमार पर महाभियोग। ठीक, सुन ही लिए हैं इसके बारे में कि नंद कुमार पर महाभियोग वारेन हेस्टिंग्स ने क्यों चलाया था। क्योंकि नंद कुमार ये चाहते थे कि जो यहाँ के नवाब मीर जाफर थे इनकी विधवा पत्नी जिसका नाम था मुन्नी बेगम, उनका जो अल्पवयस्क पुत्र था जिसका नाम था शुजाउद्दौला, ये शुजाउद्दौला के संरक्षक के रूप में कार्य करना चाहते थे। इसी कार्य को करने के लिए इन्होंने वारेन हेस्टिंग्स को 3.5 लाख रुपए की घूस दिया था। लेकिन जब नंद कुमार ये कार्य करने में जब नंद कुमार को ये कार्य नहीं दिया गया था तो नंद कुमार ने वारेन हेस्टिंग्स से अपना पैसा मांगा। वारेन हेस्टिंग्स ने पैसा ना दे करके नंद कुमार के ऊपर महाभियोग का मुकदमा दायर कर दिया। लेकिन वारेन हेस्टिंग्स कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे इनसे जाल साज कर करके नंद कुमार को महाभियोग के उसमें सजा दिलवा देता और फांसी पर लटका दिया जाता है। ठीक, इसी घटना को नंद कुमार महाभियोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्हीं के घटना को न्यायिक हत्या के नाम से जाना जाता है। समझ गए होंगे। ठीक, अब बात कर लेते हैं थोड़े से और पॉइंट के बारे में। ठीक, बर्क ने वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया था लंदन में
लंदन में महाभियोग चलाया था। ये तो कुछ वारेन हेस्टिंग्स के महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में। ये इतने पॉइंट ठीक वारेन हेस्टिंग्स के समय में इतने सुधार किए गए थे। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, नोट कर लिए होंगे। रिपीट कर दे एक बार। ठीक, चलिए रिपीट क्या हो गया। ठीक है, वीडियो लंबा चला जाएगा रिपीट करने में। थैंक यू।